आने वाले सालों में हमारे देश का क्या फ्यूचर रहने वाला है। क्या आपको पता है? एक्चुअली हम सब अपनी लाइफ में अपने जोन में बिजी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां आने वाले फ्यूचर में अपना नंगा नाच करेंगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में लगभग पास्ट एंड फ्यूचर की सारी एक्टिविटी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि हिंदू धर्म में दलित अपने आप को हिंदू क्यों नहीं मानते? ऐसी क्या वजह है जिससे दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा है? तो इन सब का मूल कारण है जातिवाद, जो सदियों से चला आता है। हालांकि पहले जितना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर जातिवाद करने का कीड़ा बाहर नहीं निकला। बस यही एक वजह है जिससे दलित हिंदू धर्म से अलग बढ़ गए हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही के समय में कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। और मैं इसका सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। गुजरात के सोमनाथ सिटी के ऊना शहर में 11 जुलाई साल 2016 को 7 दलित लड़कों को और एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया था और उनके कपड़े फाड़कर पूरी पब्लिक के सामने घुमाया था। और ये सातों शख्स दलित थे। उनकी बस यही गलती थी कि वो मृत प्राणी को ले जा रहे थे, और ये सारा कांड गौ रक्षा के नाम पर हो रहा था। और उस वक्त पुलिस प्रशासन भी चुप थी। अगर आपने खुद वो वीडियो देखा होता तो आपकी रूह कांप जाती। दूसरा एग्जाम्पल है यूपी के हाथरस का। शायद आपने सुना ही होगा। यूपी के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक 19 साल की दलित लड़की, जिसका नाम मनीषा था, जिस पर 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया था, और उसके बाद उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और आगे जाके दिल्ली में इलाज करती हुई उसकी मौत हो गई। और शायद 30 सितंबर रात को उनके परिवार के बिना मंजूरी लाश को जला दिया। और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार दिन में ही होता है। और इतना सब होने पर भी यूपी के सीएम योगी अपने आंखों से देखते रहे। ऐसे सैकड़ों किस्से अगर मैं आपको एक एक करके बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही एक वजह है जैसे हिंदू धर्म में बंटवारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सच में हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम, सिख, बौद्ध जैसे बाकी धर्मों के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर मान लो कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया तो सबसे पहला उल्लंघन संविधान का होगा, क्योंकि संविधान किसी एक धर्म, जाति से नहीं चलता और ना ही एक समुदाय को सपोर्ट करता है। कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर रखा गया है और अदर रिलीजन के लोग हिंसा पे उतर सकते हैं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो या बौद्ध। और अगर बात आगे चली गई तो दंगे और कौमी युद्ध भी हो सकता है और संविधान को शायद खतरा भी आ सकता है। और जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें स्पेशली नियम हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा रहेगा। तो इस बात का विरोध बाकी धर्मों वाले लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सारा प्रोपगेंडा फैलाने का काम बीजेपी का ही है। और मैं इस बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव पे अपनी जीत हासिल कर पाएंगी? लेकिन मैं कहूँगा हाँ, बट ना। अब आप ये सोचेंगे कि ये हाँ ना क्या है, तो ये सारा कमाल ईवीएम मशीन का ही होगा, क्योंकि आज के दिन मुस्लिम क्या बहुत सारे हिंदू भी बीजेपी के विरोध में आ रहे हैं और एक पक्षीय नेता देश के लिए खतरा भी बन सकता है। और बात सिर्फ जाति और धर्म की नहीं है। महंगाई, इकोनॉमी, प्राइवेटीकरण, ये सब अब भारी पड़ रहा है। वैसे ये सब अंधभक्तों पर भी भारी पड़ रहा है, लेकिन बेचारे कुछ कह नहीं पाते। इसलिए मेरे ओपिनियन से कहूँ तो मोदी जी जरूर आएंगे, लेकिन ईवीएम के जादू से। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत करती है? तो अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पार्टी हिंदुओं को जोड़ने में लगी है और हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रही है, लेकिन इसका सबसे बुरा मुस्लिम कम्युनिटी को ही लगेगा। तो ये एक सॉलिड पॉइंट है जो मुझे साफ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। और ये आपको झारखंड का वो किस्सा याद ही होगा। वहाँ कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम लड़के को बांधकर बेरहमी से पीटा गया और जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए थे। और ऐसे ही एक कार में बैठे युवक ने मुस्लिम बुजुर्ग को धमकाकर जबरदस्ती नारा लगवाया था। एक और उदाहरण देता हूँ। जम्मू के कठुआ गांव में साल था 2018 और वो मुस्लिम लड़की थी और उसकी आयु 8 साल की ही थी। वहाँ 6 पुरुष और एक किशोर युवक ने लगातार 1 सप्ताह तक रेप किया था, फिर उसकी लाश फेंक दी और एक किस्सा पूरे देश में मशहूर हुआ था। अब थोड़ा रोजगार पर ध्यान देते हैं। क्या सारी नौकरियां प्राइवेट हो सकती है? क्या आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां किस डिपार्टमेंट में हैं? तो वो रेल डिपार्टमेंट में है।
और वो भी बिक गया। यानी अडानी एंटरप्राइज कंपनी ने रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ी कंपनी स्टार्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 30% की हिस्सेदारी ले ली, और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आता है एयर इंडिया। जी हाँ, ये भी गया काम से। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने 27 जनवरी 2022 को अपनी 100% हिस्सेदारी के साथ इस कंपनी ने खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास खुद का कोई एयरलाइंस नहीं है। और भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो चुका है। लगभग अभी तक 36 कंपनियों का निजीकरण हो चुका है। आप गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मीडिया की बात करें तो वो इस देश का लगभग चौथा स्तंभ है। तो क्या मीडिया भी बिक गई है? मीडिया वाले सिर्फ बीजेपी की ही तारीफ करते रहते हैं। अब शायद सारी न्यूज चैनल पे देखा ही होगा कि अगर मोदी जी कहीं मंदिर में आरती भी करने जाएंगे ना, तो पूरे 3 घंटे वही न्यूज दिखाएंगे। और मीडिया पब्लिक का बैन वॉश भी करने का काम कर रही है। मतलब जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती। जब मणिपुर पूरा डिस्ट्रॉय था तब पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी, तो ऐसे घिसी पिटी प्रेम कहानी दिखाने में मीडिया व्यस्त थी। जबकि मणिपुर में एक लड़की को पूरे गांव में नंगा घुमाया गया था, उसके पति को मार दिया जो एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन कोई न्याय नहीं। और आपको बता दूं कि मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन बेस्ट जर्नलिस्ट थे एक रवीश कुमार जो एनडीटीवी के एंकर थे, लेकिन वो भी अदानी ने खरीद लिया और रवीश कुमार ने एनडीटीवी से अलविदा ले लिया। और इस पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो में कहा था कि एक जहाज में से उसके सारे इम्पोर्टेंट पार्ट निकाल दिए जाए तो वो जहाज क्या काम का। बिल्कुल एनडीटीवी के साथ ऐसा ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि अकेले रवीश कुमार, बल्कि कई ऐसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थे, उन सब ने एनडीटीवी से रिजाइन ले लिया है। तो अब मैं यही कहूँगा कि इस देश की मीडिया बिक चुकी है। इंडिया को भारत करने में क्यों लगे थे? जब G20 सम्मेलन में इनवाइट कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो सबको एक शौक लगा था। और तब से बीच में एक मुद्दा भी क्रिएट हुआ था कि अब से इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत होगा। तो मैं पूछता हूँ कि ये अचानक से एक ख्याल कैसे आ गया, जबकि अभी तक डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कई सारे नाम रखे थे। तो ये कहाँ से पॉइंट उठा लाए? क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि विपक्षी गठबंधन ने अपने पार्टी का नाम इंडिया रखा था। बस मैं तो यही कहूँगा कि इसी वजह से ये चर्चा में आया था। हालांकि ये मुद्दा अभी ठंडा पड़ गया है। अभी मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में गृहयुद्ध हो सकता है? तो मैं यही कहूँगा कि 50% गृहयुद्ध होने के चांसेस है। क्योंकि हमने पूरे समीकरण की दृष्टि से देखा है तो सबसे पहले तो हिंदू धर्म में कोई एकता नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी जाति को छोटा बड़ा कहने में लगे हैं। SC/ST का अपना अलग मंतव्य है, OBC का अलग मंतव्य है और जनरल कैटेगरी का भी अलग मंतव्य है। और दूसरी ओर सिख कम्युनिटी अपना खुद का खालिस्तान हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है। मुस्लिमों की अपनी अलग मांग है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली बीजेपी के विरोधी कम्युनिटी है। सो ये सब अगर देखने जाए तो भारत में आने वाले दिनों में गृहयुद्ध हो सकता है। क्या संविधान खतरे में आ सकता है? आजकल संविधान को बचाने की बात करने में कई सारे नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में संविधान को मानते हैं? हम सबको पता है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर जी है और उन्होंने सबको बराबर का दर्जा दिया है और सारी महिलाओं के अलग अलग कानून है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जिसमें पछात पिछड़ी जाति को अनामत दे रखा है। लेकिन मैं उन सब को बताना चाहता हूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर ये पछात पिछड़ी जाति का भूतकाल इतिहास देखने जाएंगे तो उन्होंने बहुत सहा है, इसलिए संविधान में सारे आर्टिकल सही है और महिलाओं के लिए उसका सारा हक मिले उसे देखकर लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि केवल SC/ST OBC की महिला, बल्कि इस देश की सारी महिलाओं के लिए कानून एक ही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो मनुस्मृति लागू की जा सकती है, क्योंकि इसके बिना हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा। ये जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ वो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्या भारत मॉडर्न कंट्री बनेगा? तो मोदी जी का एक सपना है कि वो भारत को बाकी कंट्रियों की तरह स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन अगर पूरा रोजगार पे, महंगाई पे, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या खाक मॉडर्न कंट्री बनेगा? उदाहरण के तौर पर मान लो कि कोई ब्रिज बनता है और आगे से 300 करोड़ की ग्रांट आती है, लेकिन बीच में सारे अधिकारी 300 करोड़ के 100 करोड़ कर देते हैं और ब्रिज की क्वालिटी कैसी हो जाएंगी? क्योंकि 200 करोड़ का तो भ्रष्टाचार हो जाता है।
तो क्या ऐसी मानसिकता रखेंगे तो मॉडर्न कंट्री बनेगा? अगर देश का हर एक नागरिक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करेगा, रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा, इकोनॉमी अच्छे से कंट्रोल में लाए जाएंगी, तभी जाकर हम सपना देख सकते हैं मॉडर्न कंट्री का। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि भारत देश के सारे मुस्लिम देशभक्त है। आजकल सोशल मीडिया में छोटे बड़े रिपोर्टर साबित करने में लगे हैं कि क्या वाकई मुसलमानों को देश से कोई दिलचस्पी है। एक रिपोर्टर ने एक मुस्लिम व्यक्ति से पूछा कि अगर आप सच्चे देशभक्त थे तो भारत माता की जय बोलेंगे? तो मुस्लिम पर्सन ने अच्छा जवाब दिया कि मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, मुझे भारत देश रोजी रोटी देता है, ना कि पाकिस्तान। लेकिन क्या आप मेरे मुंह में उंगली डालकर भारत माता की जय बुलवाएंगे? ऐसे चर्चा करते उस मुस्लिम ने रिपोर्टर को अच्छे से समझाया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भारत के सारे मुस्लिम देशभक्त थे, क्योंकि कश्मीर में आर्मी जवान पर पत्थर कौन मारता है? जब पुलवामा कांड हुआ था तब दिल्ली के एक मुस्लिम युवक ने पार्टी की थी, वो भी हमारे जवान मारे गए थे उस खुशी में। हाल ही में ताज़ा उदाहरण है एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान की मैच हुई थी जिसपे भारत जीत गया था, उस खुशी में कुछ हिंदू दलित जश्न मना रहे थे। कुछ मुसलमानों ने मिलकर उन लोगों के साथ पिटाई की थी और ये घटना गुजरात के सूरत की है। लेकिन ये तो ऐसी बात हुई, रहना है भारत में लेकिन दिल है पाकिस्तानी। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की आड़ में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान पुरुष को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम सब ये सोचना बंद करेंगे कि देश के सारे मुस्लिम बुरे होते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक लोकशाही देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल कर रहने की जरूरत है। ये राजनीति के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य खतरे में ना डाले। मैंने इस वीडियो में जो सारी सच्चाई बताई है, जिसको बुरा लगे ना लगे वो मुझे कमेंट करके बता सकता है।